हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं जयशंकर प्रसाद जी की कहानी पुरस्कार का सारांश। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी मधुलिका और अरुण की प्रेम कहानी है। इस कहानी में लेखक ने प्रेम पर कर्तव्य और कर्तव्य पर प्रेम की विजय का प्रतिपादन किया है। यानी कि इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं बच्चों, अरुण और मधुलिका। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके प्रेम के बीच में राष्ट्र प्रेम भी आ जाता है। तो ये इस तरह का द्वंद्व दिखाती हुई है ये कहानी। देखिए, यह कहानी कौशल नगरी की है। कौशल नगरी में प्रतिवर्ष कौशल नगरी में जो है ना मधुलिका रहती है। यानी कि मधुलिका की जो नगरी है उसका नाम है कौशल। ये आपको ध्यान रखना होगा। कौशल नगरी की रहने वाली लड़की है मधुलिका। कौशल नगरी में प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। उत्सव के नियम यह हैं कि उस दिन कौशल नगरी के किसी एक नागरिक का खेत खेती के लिए चुना जाता है। खेत को राजा जोतता है, यानी हल चलाता है। उसके बाद वह खेत राजा का हो जाता है। समझ गए ना कि वहाँ पर हर साल एक उत्सव मनाया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति का खेत चुन लिया जाता है। उस खेत में राजा हल चलाता है, खेती करता है, और फिर उसके बाद वो खेत उस दिन से राजा का हो जाता है। खेत की भूमि के बदले उस नागरिक को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं, जो कि खेत की भूमि के मूल्य की 4 गुना होती हैं। खेत की देखरेख वही व्यक्ति करता है। यानी कि जितनी ज़मीन होती है, जितनी भूमि होती है, उसका 4 गुना मूल्य उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो ये नियम है, ठीक है। इस बार कृषि उत्सव के लिए जो खेत चुना गया था वह मधुलिका का था। मधुलिका वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की कन्या है। यानी कि मधुलिका कौन है? कौशल नगरी का कभी वाराणसी से कोई युद्ध हुआ होगा, मतलब ऐसा ही जिक्र इसमें आता है। तो उसमें एक वीर सैनिक थे, सिंहमित्र उनका नाम था, जिन्होंने कौशल नगरी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। उसी सिंहमित्र की बेटी है मधुलिका, ठीक है। महाराज जब खेत में हल चला रहे थे तो मधुलिका हाथों में बीज का थाल लिए राजा के साथ साथ चल रही थी। यानी कि उत्सव शुरू हो गया था और राजा खेत में हल चलाता है और फिर बीज बोता है। तो क्योंकि वो खेत मधुलिका का है तो वो बीज देने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो मधुलिका को हुआ। यानी राजा के साथ साथ मधुलिका भी चल रही है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी छलक रही थी। उसी उत्सव में शामिल होने के लिए मगध का राजकुमार भी आया था। उस राजकुमार का नाम है अरुण। अब देखिए, अरुण कौन है? मगध का राजकुमार है, यानी कि मगध नगरी से आया है। मधुलिका कौन है? जो कौशल नगरी में रहती है। मधुलिका के सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो गया था। अब वहाँ पर अरुण आया हुआ था जहाँ उत्सव हो रहा था, और राजा के साथ मधुलिका चल रही थी। वो बहुत सुंदर है और युवती है, उसके बाल भी बिखरे हुए हैं, वो अपना दुपट्टा भी उसका हवा में लहराता है, पसीने की बूंदें भी माथे पर हैं, और बीज बोने में वो राजा की सहायता भी कर रही है। और सारे के सारे जो लोग थे ना उस नगरी के, वहाँ जो इकट्ठे हुए थे, वो सब लोग उस उत्सव में मग्न थे, यानी सब खुश थे। लेकिन जो अरुण है, जिसको मेहमान के रूप में वहाँ बुलाया गया था, वो अरुण केवल मधुलिका को ही देख रहा था और उसको देखकर मोहित हो गया था। खेत में बीज डालने के बाद जब राजा ने मधुलिका को स्वर्ण मुद्राएं भेंट की तो मधुलिका ने उन्हें माथे से लगाकर बिखेर दिया। इस पर महाराज क्रोधित हो गए। यानी मधुलिका ने वो स्वर्ण मुद्राएं ले तो ली, लेकिन फिर वो राजा पर ही न्यौछावर कर दी। मंत्री ने कहा, तुम्हारी भूमि का 4 गुना मूल्य है। मतलब अगर कोई किसी को इतनी सारी मुद्राएं देगा और वो उसको बिखेर देगा ऐसे ही राजा के चरणों में, तो कोई भी हैरान होगा। राजा को तो गुस्सा ही आया, क्योंकि राजा ने तो एक बड़ी भेंट उसको दी थी। और मंत्री ने भी कहा, अभी तुम्हारी भूमि का 4 गुना मूल्य है, तुम फिर भी ठुकरा रही हो। फिर वो मंत्री उसको कहता है, और फिर यह कौशल का राष्ट्रीय नियम भी है, साथ ही तो अब तुम राजकीय संरक्षण पाने की अधिकारिणी हो।
यानी कि वो 3 बातें उसको कहता है कि भी एक तो वो जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो उस ज़मीन का 4 गुना मूल्य है, ठीक है। दूसरी बात है कि कौशल नगरी का ये नियम है भी सभी के साथ होता है तो तुम्हारे साथ भी हुआ। और तीसरी बात ये भी है कि अब तुम्हें राजकीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस पर देखिए मधुलिका क्या कहती है। मधुलिका ने उत्तर में कहा कि भूमि देने से तो मेरा इनकार नहीं है, पर मैं उसका मूल्य नहीं लूँगी। यह मेरे पितामहों की भूमि है, इसे मैं बेच नहीं सकती। अब देखिए मधुलिका क्या कहती है कि कौशल नगरी के राष्ट्रीय नियम से या राष्ट्रीय उत्सव से मेरा इनकार नहीं है, लेकिन ये ज़मीन, ये जो भूमि है, ये मेरे पितामहों की, मेरे मतलब बड़े बुज़ुर्गों की भूमि है, मैं इसका मूल्य नहीं लूँगी। भी राजा को ज़मीन देने से इनकार नहीं करती, लेकिन मैं उसके बदले में पैसे नहीं लूँगी। मंत्री, अब जब मधुलिका ने ये बात कही ना तो राजा को और भी गुस्सा आ गया, लेकिन उसी बीच में मंत्री ने बात को संभाला और उसने महाराज को बताया कि मधुलिका सिंह मित्र की कन्या है। आपको याद होगा कि पिछली स्लाइड में मैंने ये बताया था आपको कि सिंह मित्र कौन थे। सिंह मित्र एक मतलब राष्ट्रभक्त सैनिक थे, तो मधुलिका उन्हीं की बेटी है। सिंह मित्र ने वाराणसी के साथ युद्ध में कौशल नगरी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो महाराज जो है ना, अब ये बात जानकर जब उनको ये पता चला कि वो सिंह मित्र की बेटी है, वो चुप हो गए, उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। उत्सव समाप्त हो गया, महाराज लौट गए और मधुलिका भी एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। यानी कि सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए, उत्सव समाप्त हो गया। उस उत्सव में पड़ोसी राज्य मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था, जैसे हम जानते ही हैं, पहले भी जिक्र आया ना। मधुलिका के सौंदर्य को देखकर वह मुग्ध हो गया था। रात्रि बीत गई। अब क्या हुआ कि मधुलिका को देखने के बाद जो राजकुमार अरुण है उसका अपने मन पर, अपने दिल पर, अपने हृदय पर नियंत्रण नहीं रहा और वो रात भर सो नहीं पाया और बड़ी मुश्किल से उसने रात बिताई। प्रातःकाल होते ही कोयल की कूक से जब मधुलिका की आंख खुली तो राजकुमार अरुण उसके पास खड़ा था। तो हुआ क्या कि रात्रि के बीतते ही सुबह सुबह जो अरुण है वो मधुलिका को ढूंढने चल पड़ा और उसे मधुलिका वहाँ पेड़ के नीचे सोती हुई दिखाई दी। अभी वो उसको देख ही रहा था, मतलब सोई हुई मधुलिका को, कि कोयल कूकने लगी और उससे मधुलिका की आंख खुल गई। तो उस समय अरुण ने कहा मधुलिका से कि राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी है, मेरी भावना मेरे हृदय के अवगुंठन में नहीं रहना जानती। यानी कि मैं अपनी भावनाओं को अपने दिल में नहीं रख सकता और मैं तुमसे अपने प्रेम का निवेदन करता हूँ। यानी कि वो अपने मन की बात मधुलिका से कह देता है, ज़्यादा देर नहीं लगाता। तो मधुलिका देखिए क्या कहती है, तुम नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली, मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास मत करो। यानी कि वो कहती है भी तू तो कहाँ राजकुमार, मैं यहाँ किसान की बेटी, भी खेतों में हल चलाती हूँ और काम करती हूँ, और मैं वैसे भी दुखी हूँ क्योंकि मेरी भूमि अभी अभी ली गई है। तो कहती है मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम यहाँ से जाओ। यानी वो मधुलिका अरुण को मना कर देती है। मधुलिका को यह अनुग्रह स्वीकार नहीं था। राजकुमार दुखी मन से लौट गया। अब मधुलिका खेत में पर्णकुटीर में रहने लगी। यानी कि अब हुआ क्या, राजकुमार चला गया, मधुलिका अकेली रह गई, तो उसने वहीं खेत में पत्तों की कुटिया बना ली और उसी कुटिया में वो रहने लगी। आसपास के खेतों में काम करके उसे जो कुछ मिल जाता उसी से उसका निर्वाह होता। लगभग 3 वर्ष बीत गए, मतलब आसपास के खेतों में काम करती रहती और अपना गुजारा करती रहती, और ऐसे करते करते 3 साल का समय बीत गया। एक दिन बहुत ठंड थी। रात्रि के समय ओलों और बरसात के कारण मधुलिका परेशान थी। तब वह 3 वर्ष पहले की बात स्मरण करने लगी कि राजकुमार ने उसे क्या कहा था। यानी कि अब वो ना, उसकी जो कुटिया थी उसमें से भी वो पानी टपक रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। अब क्योंकि मधुलिका के पास बहुत ज़्यादा सामान तो था नहीं, बहुत ऐसे उसके पास वो भी नहीं थे कि भी वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उसके पास, जैसे हम कहते हैं कि रजाई कंबल बिस्तर वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, और वो ठंड से कँपकँपा रही थी। और उस समय उसके मन में ये विचार आ रहा था कि भी 3 साल पहले यदि मैंने राजकुमार अरुण की बात मान ली होती
तो आज मैं ऐसे गरीबों की तरह ज़िंदगी नहीं बिता रही होती। तो अभी वो सोच ही रही थी कि तभी किसी ने द्वार खटखटाया। मधुलिका दरवाजे पर अरुण को देखकर हैरान रह गई। अरुण ने बताया कि वह मगध का विद्रोही निष्कासित राजकुमार है। मधुलिका अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथ कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। यानी कि हुआ क्या कि अरुण ने कुछ वहाँ, मतलब इसमें ये जिक्र नहीं आया कि अरुण को मगध नगरी से क्यों निकाला गया, पर अरुण को मगध से निकाल दिया गया। तो अरुण जो है वो अब मधुलिका के पास शरण लेने के लिए आ गया कि भी वो उसको शरण दे दे। तो मधुलिका इस बात पर हंसती है एक बार तो कि भाई ये भी एक उपहास ही है, विधाता का कहो या एक समय की विडंबना ही है कि तुम्हें दूसरी नगरी से राजद्रोही कहकर निकाला गया है और मैं तुम्हारा स्वागत करूं। पर क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके हृदय में उसके लिए प्रेम की भावना भी है, इसलिए वो कहते कि चलो फिर भी मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। अरुण और मधुलिका जब आपस में बातें कर रहे थे तो अरुण ने मधुलिका से कहा कि वह नए राज्य की स्थापना करना चाहता है। अब वो दोनों एक दूसरे की चाहत को समझ गए, मतलब वो एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों बातों में अरुण ने अपने मन की जो बात थी वो मधुलिका से बता दी। और उसने क्या कहा कि मैं एक नया राज्य स्थापित करना चाहता हूँ। उसने मधुलिका से कहा कि वह अपने खेत के बदले दुर्ग के समीप की भूमि राजा से मांग ले। अब मधुलिका ने जब खेत दिए थे तो उसने कुछ मूल्य तो लिया नहीं था, है ना। अरुण को ये बात पता थी। तो अरुण ने इस बात का लाभ उठाते हुए और मधुलिका को अपने प्रेम की मतलब भावनाओं में बांध कर उसको ये कहा कि तुमने अपने खेत के बदले में कोई स्वर्ण मुद्राएं तब राजा से नहीं ली थी, तो तुम एक काम करोगी मेरे लिए कि तुम जाकर दुर्ग के समीप की जो भूमि है, मतलब जो वो कौशल नगरी है, वहाँ पर जो दुर्ग है, जो किला है, उसके आसपास की जो भूमि है, तुम खेत के बदले में ना वो भूमि राजा से मांग लो। अब मधुलिका भोली भाली थी, उसको पूरी बात समझ नहीं आई और वो जाकर राजा के पास प्रस्तुत हो गई और उसने राजा से कहा कि मुझे वो भूमि चाहिए। राजा ने उससे सवाल भी किया, भी तुम्हें वो भूमि क्यों चाहिए, वो तो बंजर भूमि है। तो उसने कहा कि मेरा एक साथी मिल गया है मुझे और वो मेरी सहायता करेगा और मैं वहाँ पर अपना खेत बनाऊंगी। तो राजा को भी शक नहीं हुआ उस पर, क्योंकि राजा जो है वो मधुलिका पर विश्वास करता है कि वो एक राष्ट्रभक्त की बेटी है, ठीक है ना। तो अब जो है राजा उसको भूमि देने के लिए मान जाता है। उसको भूमि मिल गई। मधुलिका ने वो भूमि किसको दे दी? अरुण को। उस भूमि पर अरुण ने अपने सैनिकों का शिविर बना लिया। अरुण ने फिर मधुलिका को बताया कि वह शीघ्र ही कौशल नगरी पर अधिकार कर लेगा और उसे कौशल नगरी की रानी बनाएगा। यानी कि वो खेत की भूमि लेने के बाद मधुलिका को उसने सारी बात बताई, तो मधुलिका को समझ में आया कि भी वो तो अपने ही देश के साथ विद्रोह कर रही है कि मगध का जो राजकुमार है, मतलब जो अरुण है, वो उसी मधुलिका की ही जो नगरी है यानी कौशल नगरी है, उसी पर राज करेगा। अब देखिए एक बात मैं यहाँ बीच में हमारे आई नहीं जिक्र में, हुआ क्या था कि जो अरुण है वो बड़ा मौका देखकर वहाँ आया था। उस समय जब वो कौशल नगरी में आया था तो कौशल नगरी की जो सेना है वो कहीं और लड़ाई करने के लिए, यानी डाकुओं से लड़ने के लिए पहाड़ी के दूसरी ओर गई हुई थी। तो अरुण उस मौके का फ़ायदा उठाकर आया था कि भाई वहाँ पर कौशल नगरी में इस समय बहुत सेना भी नहीं है, और जब राजा के पास सेना ना हो तो राजा तो कमज़ोर होगा ही, कि भी ऐसी नाजुक स्थिति का फ़ायदा उठाकर वो कौशल नगरी पर अधिकार कर लेगा। और वो जब उसको ये बताता है कि वो कौशल नगरी की रानी मधुलिका को बनाएगा, तो मधुलिका जो है ना वो मतलब परेशान हो गई बड़ी, और वो अपनी झोंपड़ी की ओर वापस जाने लगी। रात का समय हो गया था, लेकिन वो वहाँ गई नहीं। रास्ते में जाते जाते उसको लगा कि सिंह मित्र की बेटी होकर तू क्या करने जा रही है। देखिए रास्ते में उसे लगा कि वह क्या करने जा रही है। वह सिंह मित्र की पुत्री होकर शत्रु का साथ दे रही है। नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगी। तो उसके मन ने, उसकी आत्मा ने उसको सचेत कर दिया कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उसे सामने से सेना आती दिखाई दी।
उसने सेनापति को रोककर सारी बात बता दी। सेनापति ने संभालते हुए सेना की एक टुकड़ी उस दिशा में भेज दी जहां अरुण अपने सैनिकों के साथ षड्यंत्र रच रहा था, और सेनापति मधुलिका को लेकर राजा के सम्मुख प्रस्तुत हो गया। राजा मधुलिका को देखकर हैरान रह गया। समझ गए ना? अब सेनापति ने क्या किया, मधुलिका को ले गया राजा के पास और बाकी के जो सैनिक थे उनको भेज दिया वहां जहां पर अरुण ने अपना षड्यंत्र रचा हुआ था। अब राजा को तो पता नहीं थी बात, तो राजा को लगा भी मधुलिका फिर कुछ मांगने आ गई, तो राजा हैरान सा हो गया। लेकिन सेनापति ने राजा को जब अरुण की सच्चाई बताई तो राजा ने मधुलिका से कहा कि सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल नगरी की रक्षा की है। अब सेनापति ने राजा को सारी बात बता दी कि मधुलिका कुछ मांगने नहीं आई, बल्कि ये तो हमारे देश की, हमारी नगरी की रक्षा करने के लिए आई है, और इसी ने बताया है कि कोई विद्रोही हमारे यहाँ घुस आया है और वो हमारी नगरी पर अधिकार करना चाहता है। राजा सेनापति और मधुलिका के साथ उस जगह पर पहुंच गया जहां अरुण को बंदी बनाया गया था। तो अब सारी बात क्योंकि खुल ही गई तो सभी लोग वहां पहुंच गए। राजा ने मधुलिका से कहा कि तुमने एक बार फिर कौशल नगरी की रक्षा की है, तुम पुरस्कार की अधिकारिणी हो। मधुलिका ने कोई भी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। अब राजा ने कहा भी तूने तो बहुत बड़ा काम किया है देश की रक्षा करके, तुम जो मांगती हो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। और अरुण को जो है ना, उन्होंने क्या कहा कि प्राण दंड का आदेश दे दिया, और मधुलिका से पुनः राजा ने पुरस्कार लेने के लिए आग्रह किया। इस पर मधुलिका ने कहा उसे भी अरुण के साथ प्राण दंड मिले, और वह अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। यानी कि वो अपने प्रेम का निर्वाह भी करना चाहती थी और अपना राष्ट्र प्रेम भी निभाना चाहती थी। इस प्रकार से उसने क्या किया कि राष्ट्र की रक्षा की और बाद में अपने प्रेमी के साथ जाकर खड़ी हो गई कि अगर उसको प्राण दंड मिलेगा तो मुझे भी प्राण दंड मिले। तो ये थी बच्चों जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार। थैंक यू।